जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 5 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पेड बैचेस अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह है आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे। फटाक से जाओ और पेन और पेपर लेकर आ जाओ। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। हम शुरू करेंगे हमारे सेशन को। और पेन और पेपर लाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि सेशन को आपको ध्यान से सुनना है, और सेशन के दौरान जो चीज बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो चीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो चीज आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। और आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं पहले तो मैं। ईशा ठाकुर वेरी गुड, पायल भारती बहुत शानदार, प्रीति मिश्रा बहुत बढ़िया। सब रेगुलर रेगुलर स्टूडेंट्स रेगुलरिटी से आंसर्स लिख रहे हैं। आयुष गुप्ता वेरी गुड, शगुन सिंह, दिग्विजय जी, आयुषी सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश शर्मा, आप भी आंसर्स लिखना शुरू करो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। समीर भटनागर, आंसर्स लिखना शुरू करो। चलो, तो कमेंट्स मैंने आपके देख लिए, आंसर्स मैंने आपके देख लिए हैं, किसी का कोई अलग से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को करेंगे स्टार्ट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, सॉरी, रामकृष्ण गवई, इनको 52nd ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पे अपॉइंट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। 52nd ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपको ध्यान में रखना है, B.R. गवाई। B.R. गवाई, भूषण रामकृष्ण गवाई, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 मई 2025 से ये ऑफिस जो है वो संभालेंगे सीजेआई का। संजीव खन्ना जी का रिटायरमेंट जो है वो हो रहा है। अपॉइंटमेंट जो है वो किस रिकमेंडेशन के आधार पर हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सीजीआई ही जो है वो नेक्स्ट सीजीआई का रिकमेंडेशन जो है वो देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ये लिखने की अभी आपको जो है आवश्यकता नहीं है। 6 महीने के टेन्योर के लिए अभी रहने वाले हैं गवाई जी। 23 दिसंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एज 65 साल की हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए जजेस के रिटायरमेंट की एज जो है वो क्या है, 65 ईयर्स। अपॉइंटमेंट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है वो किस आर्टिकल के तहत रहता है, लिख लेना, सिर्फ आर्टिकल का नाम लिख लो। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सीजीआई के अपॉइंटमेंट की बात करता है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं सीजीआई को, और किसकी एडवाइस पर, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किससे कंसल्ट करते हैं, जो ऑलरेडी जो सीजीआई जो जाने वाले होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। और जो सबसे सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं कन्वेंशन के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको सीजीआई जो है वो बना दिया जाता है। आर्टिकल 126 अलाउ करता है कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, अगर जो सीजीआई जो है वो एब्सेंट है तो, या उनकी पोजीशन वेकेंट है तो। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो होता है, ऑब्वियस ही बात है, सीनियोरिटी का जो ट्रेडिशनल रूल है वो ये लोग फॉलो करते हैं, जहां पर सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनको सीजीआई बना दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए था। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जाने वाले जो सीजीआई होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो आने वाले सीजीआई यानी कि जो अपॉइंट होने वाले उनका नाम रिकमेंड करके जाते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और हालांकि यस, वो सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट करते ही हैं। और रिकमेंडेशन जो है वो जैसे ही मिलता है तो लॉ मिनिस्ट्री जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो है फॉरवर्ड कर देती है उनके अप्रूवल के लिए। फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो है वो बोल देते हैं कि भाई इनको अपॉइंट करना है। फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और अपॉइंटी जो होते हैं उनको भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपना सबमिट करना होता है, और एक डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर उसको साइन करें और ये कंफर्म करें कि ये इस रोल के लिए सूटेबल है। देखो, एक मेडिकल वाला प्रोसीजर भी जो है वो उस दौरान रहता है, एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर एक बार जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो अपॉइंटमेंट जो है वो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। राइट। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी के अंदर आप इसको ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। और पॉलिटी की क्लासेस आपको हमारी इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करने पर मिल जाएगी। इन पर कांटेक्ट करो, बताओ कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर आपकी तैयारी होती है। एलिजिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बस सुन लो।
इंडियन सिटीजन होना जरूरी है सीजीआई बनने के लिए। इंडिविजुअल जो है या तो ऑनरेबल मतलब हाई कोर्ट के जज हों फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए कितने सालों के लिए, 10 इयर्स के लिए। यस, पढ़ा होगा इस चीज के बारे में आपने, एटलीस्ट 10 इयर्स। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को डिस्टिंग्विश जूरिस्ट अगर मानते हैं कि हाँ यार ये जो है वो काफी प्रतिष्ठित जज हैं, तो फिर उस आधार पर भी इनको कंसिडर किया जाता है। और 65 इयर्स की उम्र तक जो होता है वो सीजीआई अपने ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी वो रिटायरमेंट जो है वो अगर चाहे तो उनको मिल जाता है। टेम्पररी वैकेंसी के इवेंट में जो सीजीआई ऑफिस की जो टेम्पररी वैकेंसी होती है उसमें आर्टिकल 126 ये कहता है कि आप एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी वहां पर रहते हैं उनको जो है वो सीजीआई की ड्यूटी जो है वो दे दी जाती है, एक्टिंग सीजीआई की, मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है। अब जस्टिस गवाई जी के बारे में बात करें तो जस्टिस BR गवाई सीनियर मोस्ट जज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। इनको अपॉइंट किया गया है सीनियोरिटी के ट्रेडिशन पर। ऑब्वियस ही बात है कि यही चीज चलती आ रही है, प्रथा चलती आ रही है एक प्रकार से, कि जो सीनियर मोस्ट जज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ सीजीआई। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रेडिशन कंटिन्यूअसली जुडिशियल लीडरशिप का चला हुआ आ रहा है। ठीक है, जस्टिस गवाई का टेन्योर जो है वो सीजीआई का वो भी क्रिटिकल पीरियड के दौरान पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो आई हैं, राइट, बहुत आलोचनाएं जो है वो हुई हैं। क्या बता सकते हो कि रिसेंट पास्ट में हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किन आलोचनाओं के बारे में डिस्कशन किया? 2-3 पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स पे। देखते हैं कि कौन फोकस के साथ तैयारी कर रहा है और कौन न्यूज को रिकॉल कर पा रहा है। कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। तो लीगल एक्सपर्ट्स जो है और कमेंटेटर्स जो है उन्होंने वेलकम किया जस्टिस गवाई के अपॉइंटमेंट को, राइट, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी वास्ट है, राइट। जुडिशियल मैटर की अप्रोच जो उनकी रही है काफी निष्पक्ष रही है, और निष्पक्ष ही होनी चाहिए, इम्पार्शियली होनी चाहिए अप्रोच, जुडिशियल अप्रोच। ठीक है, बस गाइस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इनका एक आपको आइडिया होना चाहिए, जो चीज मैंने लिखने के लिए कही थी होपफुली आपने जो है वो लिख ली होगी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है अबव नॉर्मल मॉनसून 2025 के लिए, कि 2025 में मॉनसून जो है वो नॉर्मल से ऊपर जो है वो रहेगा। और ये चीज आप देख ही रहे होगे, आप कौन सी स्टेट में हो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और अभी क्या रिसेंट कुछ दिनों में आपकी स्टेट में जो है वो बारिश हुई है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बताना, क्योंकि मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश भोपाल में अभी। और भाई साहब यहाँ पर कल चली थी आंधी तूफान बहुत तेज, और बारिश भी हुई थी कुछ कुछ इलाकों में, सीहोर साइड वाले इलाकों में बारिश हुई थी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बोला है कि अबव नॉर्मल मानसून जो है वो 2025 में होने वाला है। 105% की रेनफॉल एस्टिमेट की गई है लॉन्ग पीरियड एवरेज एवरेज का। ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं कि भाई हमारी एक अच्छी फोरकास्टिंग हो रही है अब, क्योंकि देखो कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजीज का उपयोग हम लोग कर ही रहे हैं, तो पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में बेटर फोरकास्टिंग हम लोग जो है वो कंडक्ट कर ही रहे हैं, आप जानते ही हो उस चीज के बारे में। मॉनसून मिशन, कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, मल्टी मॉडल असेंबल, तो इन सब चीजों का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। प्रेडिक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है लगभग 70% इंडिया की एनुअल रेनफॉल डिलीवर करता है, एग्रीकल्चर को, वाटर सिक्योरिटी को, ब्रॉडर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो भाई बोलते भी है ना कि भाई रेनफॉल जो है वो बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा। इरिगेशन फैसिलिटीज अभी भी हर जगह पर्याप्त नहीं है, तो ये चीज आप जानते ही हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग। यहां पर आपको कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, थोड़े से आंकड़े आपको पता होना जरूरी है। वेदर फोरकास्टिंग मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही जो है वो समझ में आ रहा है, मौसम का अनुमान जो है वो लगाना पहले से, पूर्वानुमान। तो इसके अंदर एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो क्या होने वाली है। डेटा का उपयोग होता है, कुछ फिजिक्स बेस्ड मॉडल्स का उपयोग होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग जो है वो करते हैं। फोरकास्टिंग के अंदर नाउ कास्टिंग होती है, शॉर्ट रेंज होती है, मीडियम रेंज होती है, लॉन्ग रेंज होती है, और असेंबल फोरकास्टिंग होती है। लिख लो ये पांचों। नाउ फोरकास्टिंग मतलब, नाउ कास्टिंग मतलब अभी से लेकर 6 घंटे तक क्या मौसम रहने वाला है, जिसमें रडार सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है रियल टाइम अपडेट्स के लिए। शॉर्ट रेंज मतलब कि आज और अगले 2 दिन, मतलब टोटल 3 दिन का डेटा जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है। ये न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल के ऊपर आधारित होता है, लिख लेना। डायनेमिक मॉडल जो है वो
4 से 10 दिन का प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं, यानी कि हफ्ते भर से ज्यादा का प्रिडिक्शन। और 10 दिन से लेकर 2 साल तक का प्रिडिक्शन जो होता है वो लॉन्ग रेंज वाला होता है। कभी कभी ये चीज पूछ सकते हैं आपसे कि नाउ कास्टिंग में क्या आएगा, शॉर्ट रेंज में क्या आएगा, मीडियम रेंज में कितने दिन होंगे, मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ सकता है ना। तो ये सीजनल पैटर्न जैसे कि मानसून वगैरह को प्रिडिक्ट करते हैं, लंबा पीरियड है ना, 2 साल का पीरियड हो गया। फिर असेंबल फोरकास्टिंग होता है जिसके अंदर और भी मल्टीपल मॉडल्स ये लोग जो है वो शामिल कर देते हैं, और ज्यादा रिलायबिलिटी के लिए कि हाँ भाई जो भी डेटा जो है वो निकल के आए वो ऐसा रहे कि उसको जो है वो किया जा सके। आगे की जो है वो चर्चा करें। प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय पर, हाँ मतलब कैसे हमने इवॉल्व किया हमारे इंडिया के अंदर फोरकास्टिंग के मॉडल्स को। देखो पहले के समय तो भाई भरोसा, अब आपको पता होगा शायद कि पहले ये कहा जाता था कि मौसम विभाग ने अगर बोला आज बारिश होनी है तो आज बारिश कंफर्म है कि नहीं होनी। ऐसा होता था ना पहले, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। तो 1875 के अंदर आईएमडी को स्टैब्लिश किया गया था। फेमाइन आई थी भाई 1876-78 में, भुखमरी, हिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने। और इसके बाद ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई मॉनसून को प्रिडिक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1882 से लेकर 1885 में, ये सब लिख लेना भाई। हेनरी ब्लैंडफोर्ड, हेनरी ब्लैंडफोर्ड जो थे वो पहले मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे। हिमालयन स्नो कवर को जो है वो उन्होंने लिंक किया था मॉनसून की इंटेंसिटी से। होता है ना कि बर्फ पिघलना और गिरना, वो मॉनसून जो है वो बताती है, प्रेडिक्ट करती है। 1889 सर जॉन इलियट, इन्होंने ओशियनिक और रीजनल वेदर पैटर्न्स को जो है वो शामिल किया फोरकास्टिंग के अंदर कि भाई हम रीजन, एक क्षेत्र का वेदर पैटर्न क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे कि भाई एक क्षेत्र के अंदर कितनी गर्मी कितनी ठंडी क्या हो रहा है। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, और अभी भी आप बेसिक्स ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हो। हवा चलती है जहां पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, राइट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ हवा जो है वो जाती है, उसी डायरेक्शन में जो है वो जाती है ना। तो अगर पर्टिकुलर किसी पठार में, अगर एकदम से यानी कोई रीजन में कोई क्षेत्र में लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, तो हवा उस तरफ जो है वो आएगी और वो अपने साथ विंड्स जो है वो विंड्स अपने साथ क्लाउड्स लेकर आएगी। तो वो कहानी है। 1904 सर गिलबर्ट वॉकर, इन्होंने 28 ग्लोबल प्रेडिक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए थे और डेवलप किया था पहला ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बेस्ड मॉडल। फिर वॉकर ने जो है इंट्रोड्यूस किया सदर ऑसिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉकर सेल्स पढ़ते हो ना आप लोग, ये यहीं का ही है। इसको एल नीनो के साथ जो है वो लिंक कर दिया। ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप एल नीनो ला नीना के कंसेप्ट, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, याद आ रहा है। ये टॉपिक्स ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये आपको मिलेंगे प्रॉपर डिटेल, यानी कि एल नीनो ला नीना का अपने आप में करीब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है अच्छे से समझने के लिए, प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अच्छी तैयारी जो है वो रखी है अपनी, और जहां से भी आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं ये इंश्योर करिए कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ वो टॉपिक्स आपकी क्लासेस में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो आपके क्लास के कोऑर्डिनेटर को आप बताइए कि भाई ये टॉपिक हुआ नहीं, ये टॉपिक मुझे चाहिए भाई, आपने फीस दी है। तो आप जो है वो बिल्कुल डिमांड जो है वो करिए, ऐसा मत सोचिए कि अरे यार बात करेंगे तो दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत आपको हो जाएगी भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, याद रखना। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब जैसे कि इंडिपेंडेंस जो है वो गया हमारा, ये तो प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड था, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1947 से लेकर 1987 वॉकर के ही स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो उपयोग हमने करना जो है वो शुरू किया। हालांकि उसका उपयोग जो था वो कम होता जा रहा था उसकी रिलायबिलिटी को जो है वो लेकर, फिर भी हमने किया, ऑप्शन की तरह कोई। फिर फोरकास्टिंग एरर्स जो थे बहुत ज्यादा थे, इसलिए तो हम पहले बोलते थे कि अगर मौसम विभाग ने बोला कि आज बारिश होनी तो होगी नहीं। प्रेडिक्टर जो है वो धीरे धीरे करके, वही है प्रेडिक्टर्स ग्रेजुअली लॉस सिग्निफिकेंस ओवर टाइम। जो प्रेडिक्टर्स थे उनको लोग बोलते थे कि नहीं यार इनको आता ही नहीं कुछ करना। फिर उसके बाद चीजें होती हैं चेंज, 1988 से लेकर 2006 तक कुछ चीजें चेंज हुई। ये लिख लेना, 1988 में आईएमडी ने इंट्रोड्यूस किया गोवारिकर पावर रिग्रेशन मॉडल, जिसके अंदर 16 एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स का उपयोग इन्होंने करना शुरू किया। पूरी कंट्री के लिए जो है फोरकास्टिंग शुरू हुई। फिर बाद में जाकर 1999 से रीजनल बेसिस पर फोरकास्टिंग करी। बट काफी सारे वेरिएबल्स थे इस मॉडल के अंदर जो कि 2000 तक जो है वो हटा दिए गए थे, 4। फिर उसके बाद फिर 16 से जो है वो सिर्फ 4 ही हम लोग को देखने को मिले कि प्रिडिक्टर्स जो है वो बचे। काफी सारी इनएक्यूरेसी जो है वो हो रही थी। 2002 की ड्रॉट के बाद भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि नहीं भाई ये मॉडल काम नहीं कर पाएगा। बट फिर भी इस मॉडल ने जो है वो चीजों को पूरे इंडिया के हिसाब से जो है वो
प्रिडिक्ट करने के लिए तैयार किया कि पूरे इंडिया के लिए हम कैसा मॉडल जो है बना सकते हैं, उसका एक बेसिकली आप कह सकते हो बैकग्राउंड जो है प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने बोला कि नहीं भाई, पूरा डेटा हम लोग को जो है वो चाहिए होगा, तो हमने स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम SEFS 2007 से जो है वो शुरू किया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो है वो इतने ज्यादा, हमने जो पैरामीटर जो है वो तैयार जो है वो कर दिए ना, उसको हम थोड़ा सा लिमिटेड करें। 5 पैरामीटर मॉडल जो है वो अप्रैल फोरकास्ट के लिए रखे, 6 पैरामीटर जून अपडेट्स के लिए रखे, और इस टेक्निक्स ने जो है वो कंबाइन किया अलग अलग प्रेडिक्टर मॉडल्स को रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और 2007 से 2018 तक एवरेज फोरकास्ट के एरर भी कम हो गए। फिर आता है 2012 में डायनेमिक और कपल्ड मॉडल, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया MMCFS मॉनसून मिशन के अंडर, है ना। तो ये बेहतर चीज करने के लिए हमने चीजें करी। 2021 के अंदर मल्टी मॉडल एनसेम्बल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कंबाइन किए गए आउटपुट्स ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स के साथ, जिसमें इंडिया का MMCFS भी जो है वह शामिल था। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ओवर द टाइम आपको ये चीज यहाँ तक आते आते क्लियर हो गई होगी कि ओवर द टाइम हम लोगों ने अपनी गलतियों से चीजों को सीखा, और फिर आज की डेट में हमने एरर्स जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं वेदर फोरकास्टिंग में। एंड थैंकफुल टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, कि सालों का डेटा जो होगा जो हमने कलेक्ट किया है, क्योंकि डेटा ही है जो आपको जो है वो हेल्प करता है फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। बट आज की डेट में भी कुछ कमियां तो है ही ऑब्वियसली, है ना। तो मॉडल बाइसेस, स्ट्रक्चर की गड़बड़ियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिसके कारण से मतलब होता है ना कि कई बार वो डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करेगा, बट शायद दूसरे रीजन के लिए काम ना करे। तो हम लोग को रीजन वाइज डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे इंडिया के लिए एक सिंगल डेटा इज नॉट सुटेबल, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, मानसून क्लाइमेट है, राइट। हर जगह एक जैसा क्लाइमेट जो है वो नहीं है। अगर आप हिली एरियाज पे जाओगे तो वहां पर ठंडक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे जाओगे तो वहां पर अलग टाइप का टेम्परेचर है, साउथ इंडिया में अलग टाइप का मॉइस्चर फील जो है वो होता है ना। नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में अलग टाइप का क्लाइमेट आपको जो है वो नजर आता है। तो हमारे यहाँ आपने अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिस्कस किया ही हुआ है, पढ़ा ही हुआ है ज्योग्राफी के अंदर, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है भाई। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक सिंगल मॉडल बिल्कुल काम नहीं करेगा, हमें डिफरेंट मॉडल पर काम करना जरूरी है, वो भी स्पेशली रीजनल मॉडल पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीक टेली कनेक्शंस, हम लोग को इंडियन मॉनसून और क्लाइमेट सिग्नल जैसे कि ENSO, IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल, इसका फुल फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये चीज भी आपको पढ़नी है। सब टॉपिक अगर आपको कोर्स के अंदर नहीं मिल रहे हैं आपके, तो आप बोलिए कोऑर्डिनेटर को कि भाई हमें ये टॉपिक्स दीजिए, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझने के लिए बिल्कुल बेसिक्स है। इस टॉपिक को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो, देखो करंट अफेयर्स आपको जो है वो हेल्प करेगा, जो अभी चीज चल रही है, अभी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसको समझने में, बट जनरल स्टडीज के अंदर आपको अगर कमांड बिल्डअप करनी है तो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरल स्टडीज में अपनी कमांड जो है वो बिल्कुल बेटर जो है वो बनाओ, तब आएगा आपको मजा। तो रीजनल, देखो मैंने आपको बताइए कि कुछ कमियां हम लोग को क्षेत्र के बेसिस पर, लोकल लेवल पर होता है ना प्रिडिक्शन, भाई आप नहीं कर पाओगे लोकल लेवल पर, उसके लिए एक प्रॉपर डेटा होना बहुत जरूरी है। और अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी चीज गड़बड़ हो गई है, जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पास प्रिडिक्टर्स जो है वो आउटडेटेड है ना। एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, फ्लड हो रहे हैं, सडन फेलियर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चीजों को इसके कारण एक्यूरेसी जो है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो डायनेमिक मॉडल्स को हम लोग को फिर से बेहतर बनाने पर काम करना पड़ेगा, है ना। AI, मशीन लर्निंग, इन चीजों को जो है वो अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। हाई रेजोल्यूशन मॉडलिंग पर काम करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट जो है वो डेवलप करो एग्रीकल्चर और डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, है ना। जो ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाओ, जैसे कि रडार को, बुओस को, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को, है ना, बेटर डेटा कैप्चर करने के लिए, क्योंकि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो ये चीज तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गई होगी। ग्लोबल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करो, और भी दूसरी कंट्री से पूछो कि हाँ भाई तुम कौन से प्रिडिक्शन मॉडल्स या मेथड्स का उपयोग जो है वो करते हो बेटर फोरकास्टिंग के लिए। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट गाइस, समझ रहे हो।
तो आज के लिए आपका टास्क है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन आप पढ़ेंगे, इंडियन ओशियन डायपोल के टॉपिक को जो है आप अच्छे से जो है वो कवर अप करेंगे। और बाकी इसमें ज्यादा लिखने की उतनी कुछ आवश्यकता जो है वो थी नहीं, ये वाली बस चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये पुरानी चीज कई बार पूछ लेते हैं। वॉकर वॉकर सेल क्या होता है ये आप लिख लो, ये आप पढ़ेंगे आज वॉकर सेल के बारे में। और कुछ था क्या? तो ये चीज पढ़ लोगे तो उसमें आपको विंड कैसे चलती है उसके बेसिक तो सिखाएंगे ही। हाँ, इंडियन क्लाइमेट के टॉपिक को पढ़ लेना पूरा, कि कौन से क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट तो वैसे है हमारा, लोग मानसून क्लाइमेट जो है बोलते हैं, बट अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार का वेरिएशन है तो ये भी आप पढ़िएगा, उसका भी एक प्रॉपर चार्ट है उस वेरिएशन का। ये भी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ये दोनों उसमें मिलता है ये टॉपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। एक सेकंड। अब देखो, एक नेचर करके बहुत शानदार जर्नल आती है, तो उसने ये बताया कि इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक पल्यूटर है। लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है मेंस में लिखने के लिए। 9.3 मिलियन टन हर साल हम लोग प्लास्टिक पल्यूशन करते हैं लगभग, ये चीज लिख लेना, दुनिया भर का 20% हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है वेल्लोर टेनरी केस में, जहां पर स्टैब्लिश किया गया था एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट, जिसमें बताया गया कि आपको इंश्योर करना है कि वेस्ट जो होना चाहिए, यानी कि जो वेस्ट कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो है वो ले पूरी तरह से। और डिस्पाइट ऑफिशियल क्लेम्स के बावजूद 95% नेशनल वेस्ट कलेक्शन कवरेज जो है, रियल फिगर्स जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें अंडर रिपोर्ट होती है, यानी कि कचरा कर दिया उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। यार पता है, मेनली तो वेस्ट के लिए मैं मानूंगा कि रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं, सिटीजन ही है। आजकल देखो, पहले जब नया नया स्वच्छ भारत अभियान आया था तो पीपल यूज टू सर्च फॉर डस्टबिन। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? करते हो ना एग्री मेरे साथ कि भाई लोग पहले डस्टबिन की खोज करते थे कि कहाँ कचरा फेंकना है। अब वापस से बिहेवियर लोगों का वैसे ही हो गया है कि गाड़ी से चल रहे हैं, कहीं पे भी उठा के कचरा फेंक दिया, कहीं बैठे हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक दिया। दोबारा से लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सुधर नहीं रहे ये लोग। तो ये कहानी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विसेज मेंस के लिए स्पेशली। तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो एक अच्छी चीज है कि आप वेस्ट को कलेक्ट करो, उसको अलग करो, सेग्रीगेट करो, वेस्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करो प्रॉपर तरीके से, लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज करो, प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करो प्रॉपरली, जिससे कि एनवायरमेंट खराब ना हो, है ना। ऑफिशियल इंडियन डेटा के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो अराउंड 0.12 kg पर कैपिटा पर डे, यानी कि हर एक व्यक्ति, मतलब आप कह सकते हो कि 120 ग्राम के आसपास जो है वो वेस्ट कंडक्ट कर ही रहा है। नेचर जर्नल की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि ट्रू फिगर जो है वो ये नहीं है, ट्रू फिगर है कि करीब लगभग लोग बाग जो है वो आधा किलो से ज्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं रोज। तो ये गड़बड़ी जो है वो आ रही है इसलिए क्योंकि हम ओपन बर्निंग को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। कई बार होता है ना कि कचरा झाड़ू वाला घर के सामने आया, उसने झाड़ू वाड़ू लगाई और कचरा वहां पे जला दिया। आज भी हो रहा है ये बहुत सारी कॉलोनीज में, मेरी खुद कॉलोनीज में कई बार देखा मैंने। तो ये गड़बड़ियां कंटिन्यूअस जो है वो चल रही हैं, है कि पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं उसको, तो उसको जला दिया। भाई जलाना क्यों है? जलाओगे तो आप तो ऑब्वियस ही बात है कि एनवायरमेंट पल्यूट तो होगा ही होगा। तो जलाना इज नॉट द सोल्यूशन। भाई उसको कचरे वाली गाड़ी, और आजकल तो कचरे वाली गाड़ी अलग से कचरा रखती भी नहीं है यार, मतलब वो दोबारा से डंप करके वापस नहीं आती कॉलोनी में। उनको पता है कि भाई इन घरों से जो है सामान उठाना है, अलग से हम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बर्डन बढ़ जाएगा। तो दैट इज द इशू। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की सख्त आवश्यकता है आज की डेट में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसने सेग्रीगेशन एट सोर्स कंसेप्ट लेकर आया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया। पता है ना आपको सेग्रीगेशन एट सोर्स, कि जहां से कचरा पिक कर रहे हो वहीं पर गीला कचरा सूखा कचरा अलग करो। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कंपनी वाले हैं जो सामान बेच रहे हैं, तो उसमें अगर उन्होंने प्लास्टिक डाल के जो है वो दिया है तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस एनवायरमेंट में जो प्लास्टिक आपने डाला है वो वापस कलेक्ट करो। बट ये मैंडेटरी नहीं है, पता है आपको। मैंडेटरी जूट पैकिंग एक्ट 2010, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो रिड्यूस करो, जूट पैकेजिंग को जो है वो लागू करो। बट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आज भी आप खाना ऑर्डर करो या कोई भी आप सामान ऑर्डर करते हो, अपने घर पर आता है आपके सामान, तो आपको पता है कि वो सामान भाई उसमें भी दिक्कतें हैं, उसमें भी भाई आज भी पॉलिथीन तो मिलती है ना आपको हर हर एक प्रोडक्ट में। ऐसे थोड़ा ना कि अपन ने जीरो कर दिया है, नहीं किया है।
अवेलेबल है भाई, हर जगह अवेलेबल है। जोमेटो से आप कोई डिश ऑर्डर करोगे तो पन्नी की पैकेजिंग में ही आ रहा है। उसको रिप्लेस करना जरूरी है, बट हाँ, कुछ कुछ अच्छे रेस्टोरेंट जो है वो, ये उनकी पैकेजिंग जो होती है ना, वो कागज की होती है, पेपर की होती है, वो बहुत सही होती है। उनकी पैकेजिंग बहुत, मतलब अच्छे पेपर से जो है वो तैयार करके देते हैं, और वो बिल्कुल रिसाइकलेबल होती है। तो बढ़िया लगता है मुझे। मैंने दो चार रेस्टोरेंट से जो है जो मैं मंगवाता हूँ, तो मुझे उसकी पैकेजिंग देख के मजा आ जाता है कि वाह यार, मतलब ये लोग जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन के लिए उनका पैसा ज्यादा लग ही रहा है, राइट। बट कस्टमर को भी अच्छा लगता है ना यार, अच्छी पैकेजिंग में आपके पास खाना आएगा तो आपको आपको भी बढ़िया लगेगा कि वाह यार। बट सबकी सोच जो है वो डिफरेंट होती है, इसी सोच को तो बदलना है। इंडिया का डिसेंट्रलाइज वेस्ट गवर्नेंस, ये लोकल बॉडीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, पंचायत के ऊपर, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वेस्ट को मैनेज करने की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कही है कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोथ, बोथ लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यस, इम्प्लीमेंटेशन वीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर रहे हो, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मेन मुद्दा जो है वो यही है भाई कि आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है अवेलेबल, आप जला दे रहे हो, इनफॉर्मल तरीके से रिसाइकलिंग जो है वो कर रहे हो, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म मेथड्स का उपयोग जो है वो नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है बेस्ड ऑडिट के लिए, मतलब ये भी नहीं कर रहा है, मतलब आप थर्ड पार्टी से नहीं पूछ रहे हो, अपने अंदर ही अंदर ऑडिटिंग जो है वो कर रहे हो, जिसमें वेस्ट कलेक्ट हुआ नहीं हुआ आपने अपने हिसाब से आंकड़े जो है वो लिख दिए। मतलब कुल मिलाकर ऑन पेपर चीजें अच्छी दिख रही हैं, बट रियलिटी में चीजें अच्छी नहीं है। तो आपके पास कोई रिलायबल जो है वो डेटा नहीं है, इसी कारण प्लानिंग जो है वो पुअर हो रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां आपके पास है, राइट। सैनिटरी लैंडफिल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, 1:10 के रेशियो में, कि जितना कचरा हो रहा है उसके कंपैरिजन में उतनी लैंडफिल्स अवेलेबल ही नहीं है। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर आपको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कियोस्क, और या फिर कोई और फॉर्मल रिसाइकलिंग लिंक्स नहीं देखने को मिलता। कोई जियो टैगिंग अवेलेबल नहीं है वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के। अभी बीच में मैं गया था, मतलब डेढ़ एक साल हो गया, डेढ़ दो साल हो गया मुझे, मैं जबलपुर कमिश्नर से मेरी मुलाकात जो है वो हुई थी। तो हम लोग इसी प्रोजेक्ट पर जो है वो गए थे कि ये जो कचरा जो गाड़ियां कलेक्ट करती है उसकी जियो टैगिंग के लिए, कि उनको जियो टैगिंग हम करवाएं, है ना, कि हर एक घर के अंदर एक ऐसा हम सिस्टम जो है वो इंस्टॉल जो है वो करें कि जैसे ही वहां से कचरा जो है वो पिक हो जाएगा तो आप वहां पर बटन जो है वो क्लिक कर दोगे, बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो है बता दोगे। और वो भी बहुत बहुत सस्ता प्रोजेक्ट था हमारा, उतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे ख्याल से शायद 75 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने जो है प्रोवाइड किया था, पायलट बेसिस पर चालू कर रहा था, बट वो अप्रूव नहीं हो पाया। वाई, क्यों करना भाई, करना जरूरी है, मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा भाई। मेन फोकस आपको मॉनिटरिंग पे रखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम एक ही चीज की है, वो है कि प्रॉपर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। और आपको अगर इंश्योर करना है प्रॉपर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो, तो आपको मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं। देखो लिखा है ना जियो टैगिंग, यहाँ पर भी आ गया, जो जो चीज मैं 2 साल पहले प्रपोजल जो है वो डाल चुका हूँ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स, ये लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग के लिए, बट क्या वाकई में लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं? जुगाड़ू काम हो रहा है भाई। इन प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कियोस्क, ये अभी भी कम है या डिसफंक्शनल है। भाई फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी से मोबाइल जो है वो खरीदते हो, तो क्या उसका वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट आपको दिखाई दे रहा है? क्या वो मोबाइल कंपनी आपको ये बोल रही है कि हमारी कंपनी का मोबाइल अगर खराब हो जाएगा हमारे पास लेकर आओ, तो हम आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे? नहीं, नहीं प्रोवाइड करा रहा कोई। और प्रोवाइड करा भी रहा है तो जानकारी नहीं, इतनी अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं कर रहा। आप जाओ उनके पास, मना कर देगा, बोलेगा अरे ये किसी काम का नहीं है, भले ही साइड में होगा कियोस्क, क्योंकि उस एजेंट को मना करके रखा कि मत लो। कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कि आप कियोस्क सेटअप करो इस प्रकार के, है ना। तो ये चीज है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्कीम्स और एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो है, अगर वो अनइम्प्लीमेंट होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल प्रोविजन को इग्नोर किया जा रहा है भाई, डिलेज हो रहे हैं, कंप्लाइंस नहीं हो रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं कहीं पर किसी प्रकार की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उससे हम लोग को सीख लेकर जो है वो चीजों को स्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली मॉनिटरिंग के लिए, जो मैंने भी आपको बताया। वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना जरूरी है कि हर जगह अवेलेबल हो डस्टबिन वगैरह। आजकल नहीं होते हर जगह। मैं, मेरे घर के सामने खुद एक ग्राउंड है, वहां पर मैं ढूंढता रहता हूँ कि भाई अगर मुझे कोई चीज डिस्पोज करनी, डस्टबिन ही नहीं है।
क्या मतलब? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वार्ड काउंसलर, जिसको अपन पार्षद बोलते हैं, बट नहीं है रिस्पॉन्सिबल। सब एक बार बनने के बाद सब अपनी मौज मस्ती में, पार्टी में, रोज पार्टियां चल रही है भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब इंडिया ने साइन किया गाइस एक एग्रीमेंट, जिसके तहत 4.12 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स जो है वो जापान और सिंगापुर को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिखकर बताएंगे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है। ये कम से कम मैंने आपको 20 बार तो बता ही चुका हूं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ये इंश्योर करने के लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे, विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। लिख लेना, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इंडिया का गोल है कि 5 बिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी का जो है वो 2030 तक जनरेट करना है। लिख लो ये वाला टारगेट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है। ठीक है, तो ये पहला फ्रेमवर्क हम लोग ऐसा जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हम सर्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन। और ये किसके गाइडेंस में है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, ये नोडल एजेंसी, ये भी लिख लेना, बीईई जो है वो नोडल एजेंसी है। एक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी, जो बीई लिस्ट करेगी, वो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का काम जो है वो करेगी और सर्टिफिकेशन जारी करेगी। तो सर्टिफिकेशन जारी करने के लिए बीई ऑथराइज करेगी एसीवी को, ये भी लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीवी ऐसे सेंटर्स होंगे, ऐसी एजेंसीज होंगी जो बेसिकली सर्टिफिकेशन जारी करेंगी वेरीफाई करने के बाद कि हाँ भाई इतना ही प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो बढ़िया, इससे जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकोगे, ट्रेस कर सकोगे, मॉनिटर कर सकोगे बेसिकली कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, बस यही चीज है, बाकी इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है एज सच। गारंटी ऑफ ओरिजिन टैग इसके साथ अटैच किया जाएगा, ये लिख लेना कि भाई इंडिया के अंदर ही ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट हुआ है। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है सभी प्रोड्यूसर्स के लिए इंडिया के अंदर। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जिसने नहीं लिखा लिख लेना भाई, 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, 19,744 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। 2029-30 तक के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। मिशन का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखवा दिया है, 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ये ऐड कर देगा, और ये 8 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए तक का रिड्यूस हो जाएगा। 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन हर साल इससे रिड्यूस होगी। 6 लाख नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट भी होगी। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल है, ग्रीन हाइड्रोजन को के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी कंट्री को अभी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ जल्दी, फटाक से, अभी बताया ना मैंने आपको। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रोजेक्ट कूपर सैटेलाइट के बारे में, याद आ रहा है? कुइपर सैटेलाइट पहले भी हमने कवर किया, बट थोड़ा टाइम हो गया, 6 महीने पहले कवर किया था शायद। अब अमेजोन ने लॉन्च किया है पहली 27 सैटेलाइट अपने प्रोजेक्ट कुइपर इनिशिएटिव के तहत, ये लिख लेना भाई। ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट पे, केप कैनेवरल यूएसए से लॉन्च की गई है, पूरी चीज लिखेंगे आप। तो अमेजन अमेजोन का जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है ना, कि वो सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्टैब्लिश करेगा, जिसमें वो 3,200 सैटेलाइट्स को का नेटवर्क जो है वो तैयार करेगा। अरे सैटेलाइट इंटरनेट की बात हो रही है ये। स्टारलिंक है ना मेरे ख्याल से, स्टारलिंक किसका है? ट्विटर वालों का, इलॉन मस्क का। उसी की तरह ही है ये वाला प्रोजेक्ट कुइपर इनिशिएटिव। हाँ ये है ना स्पेस एक्स का स्टारलिंक। ये पहला लॉन्च जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है अमेजोन के कंपटीशन का, जो स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ है, जो लार्ज स्केल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पर काम कर रहे हैं। वो सेम चीज ये प्रोजेक्ट कुइपर की भी है, पहले भी बताया था मैंने आपको, लिख लेना। तो प्रोजेक्ट कुइपर क्या है? अमेजोन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट अवेलेबिलिटी करवाएंगे पूरे दुनिया भर में। तो कॉन्स्टलेशन तैयार कर रहा है कितनी सैटेलाइट का? 3200 से ज्यादा सैटेलाइट्स का। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, 3200 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं।
630 किलोमीटर अब अर्थ पे ऑपरेट करेंगे, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑपरेट करेंगे। बाकी और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इसकी स्पीड जो है वो अप टू 100 Mbps होगी, और 400 Mbps एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए भी प्रोवाइड करा गया। इवन 1 Gbps तक जा सकती है यार गवर्नमेंट और लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए, तो बहुत शानदार स्पीड भी प्रोवाइड करा रहा है ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है स्पेस एक्स के स्टारलिंक का। जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक जो है वो उससे जस्ट डबल सैटेलाइट रखा हुआ है अपने पास, 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट है इसके पास। दूसरे कॉम्पिटिटर वन वेब है, जो कि 648 सैटेलाइट जो है वो डिप्लॉय करेंगे। फिर टेलीसेट लाइट स्पीड है 298 सैटेलाइट के साथ। उसके अलग अलग कंपनीज हैं जो आज की डेट पे जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन जो है वो अपना तैयार कर रही हैं। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस रहती हैं सैटेलाइट्स, जिससे कि रिमोट एरियाज तक जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगी। बस बाकी और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इनको बस चैलेंजेस होता है कि बहुत महंगा पड़ता है, वेदर का भी इशू एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए तो ये जो सोलार स्टॉर्म्स वगैरह इसको इसलिए स्टडी किया जा रहा है। स्पेस डेब्रिस का तो इशू है ही, मलबा और बढ़ता जा रहा है लगातार। ठीक है, बस और कुछ नहीं इसके इसमें, और ज्यादा डिटेल में आप लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसका आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मराठा वेपनरी से रिलेटेड। अच्छा, ये रघुजी भोसले वन और मराठा वेपनरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये भी आप ही आंसर देंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने अच्छे से आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, और फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ट्राई करना। मेंस का ये टॉपिक है, इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है, और मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।